उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास गुप्ता और स्वागत करता हूँ आपका एक एसएसटी क्लास में। आज हम लोग क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी को आज हम कवर करने वाले हैं। इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, इसलिए वीडियो कहीं भी स्किप मत करना ताकि पूरी आप अच्छी तरह से समझ जाए, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पालमपुर गांव की जो कहानी है वो आपको बताती है कि उत्पादन जो होता है हमारे खेतों से, अन्य चीज़ों से जो उत्पादन होता है उसके विषय में हमें सिखाती है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, मतलब ऐसा कोई गांव वास्तव में नहीं है। दुनिया में, संसार में ऐसा कोई गांव नहीं है, केवल मान लिया गया है कि गांव है पालमपुर। अब इस गांव की कहानी बनाई गई है। ठीक है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, मतलब पालमपुर में जो मेन काम होता है वो खेती। सबसे ज़्यादा स्तर पर क्या होती है? खेती। उसके बाद कुछ काम होते हैं जो बहुत छोटे स्तर पर होते हैं, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। ये सब क्रिया क्या है? एक लिमिटेड स्तर पर की जाने वाले काम हैं। जो पालमपुर है वो अपने आस पड़ोस के गांव से जुड़ा हुआ है ना। पालमपुर जो है वो आस पड़ोस के गांव से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब एक गांव है रायगंज, ये पालमपुर से कितनी दूर पर है? 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। अब एक सड़क जा रही है, ऐसे मानिए सड़क जा रही है जो कि पालमपुर और फिर 3 किलोमीटर दूर रायगंज, और रायगंज से गुजरते हुए सड़क कहाँ से कहाँ तक मिलती है? ये शाहपुर से मिलती हुई आगे को गुजर जाती है सड़क। ठीक है। तो ये हमेशा चलती है। प्रत्येक ये हो गया, ये हो गया यहाँ पे। आगे, इस सड़क पर गुड़ तथा अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे सकते हैं। इस सड़क पर हर तरह का वाहन गुजरता है। एग्जैक्टली ऐसे मानिए आप, जितने तरह के वाहन होते हैं, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, बस, जीप, ट्रक, ठीक है, बैलगाड़ी, भैंसा बग्गी, सब तरह के जो है वाहन होते हैं वो गुजरते हैं। ऐसे देखिए, ये है आपको फोटो जो मैं अभी समझा रहा हूँ। ट्रक, ट्रैक्टर, है ना, बैलगाड़ी, ये सब चीज़ें यहाँ सड़क से होकर गुजरती हैं। आगे है, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। अब इस गांव में ना टोटल कितने परिवार हैं? 450 परिवार। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के परिवार हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादातर ज़मीन है, ज़्यादातर जो ज़मीन है वो कौन है? उच्च जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग, है ना। और ऐसे परिवार कितने हैं? 80 परिवार हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या की 1/3 है। 1/3 मतलब टोटल परिवार कितने हैं? 450। 1/3 इसका कितना हो जाएगा? 150 परिवार कितने किसके हैं? अनुसूचित जनजाति के, मतलब अनुसूचित जाति के लोगों के, दलित लोगों के कितने परिवार हैं? 150 परिवार हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। ज़्यादातर घरों में क्या है? बिजली है। यहाँ बिजली बहुत जल्दी आ गई है, ऐसे मानिए। खेतों में सभी काम सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। खेतों में जितने भी इंजन चलते हैं, ट्यूबवेल चलते हैं, सब बिजली से ही चलते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। जितने भी काम होते हैं, छोटे या बड़े, सब काम के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। याद रखना आप, पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल है, एक हाई स्कूल है। और गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, एक निजी औषधालय है। अब यहाँ पे क्या क्या है पालमपुर गांव में? 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल और एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और एक निजी औषधालय। निजी औषधालय मतलब यहाँ पर एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर भी है। ठीक है। आगे, गैर कृषि क्रियाएं, लघु विनिर्माण उद्योग, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। मतलब जो गैर कृषि क्रियाएं होती हैं, खेती के अलावा जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। इसमें विनिर्माण उद्योग, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि इस तरह के जो उद्योग हैं वो आते हैं। अब आता है उत्पादन का संगठन। अब किसी भी उत्पादन को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से है जिनकी हमें आवश्यकता होती है।
मतलब ऐसी चीज़ें बनाना जिनकी लोगों को आवश्यकता है, उसे हम उत्पादन कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें आवश्यक हैं, और चार चीज़ें तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तभी तुम किसी भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हो। जैसे पहली चीज़ है भूमि। इसको मैं एग्जांपल समझाना चाहूँगा आपको। ऐसे मानिए कि मुझे एक आटा चक्की लगानी है, आटे की चक्की लगानी है ना। आटे की चक्की लगाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? ज़मीन, जहाँ लगाऊंगा, है ना। तो पहली प्राथमिकता क्या होती है? भूमि, जहाँ पर तुम्हें शुरू करना है धंधा, ठीक है। दूसरा होता है भाई, दूसरा होता है श्रम। अब श्रम का मतलब क्या होता है? दूसरा होता है श्रम। श्रम का मतलब मानिए कि जब आप काम को लगा देंगे तो वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति चाहिए, ऑब्वियसली। जब तुम चक्की का प्लांट लगाओगे तो वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो दूसरा क्या होगा? श्रम। श्रम मतलब काम करने वाले लोग, ठीक है। तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी। तीसरी आवश्यकता क्या है? भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी दो तरह की होती है। भौतिक पूंजी कितनी तरह की होती है? दो तरह की। औजारों, मशीनों और भवनों के उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इसे स्थायी पूंजी कहते हैं। अब मानिए कि मैंने जब चक्की लगाई, तो चक्की एक बार मैंने खरीदी और लगा दी। अब बार बार तो मेरे को चक्की खरीदनी है नहीं, कि बार बार मशीन खरीदनी है, बार बार मशीन नहीं खरीदनी। अब एक बार जो लग गई, अब मुझे उससे बार बार हमेशा पैसा आता रहेगा। तो ये लंबे समय तक, काफ़ी टाइम तक मुझे उत्पादन करती रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी पूंजी। यानी मशीनों, भवनों, औजारों में फंसाया गया पैसा स्थायी पूंजी कहलाता है। इसके बाद अब हमारी चक्की जब लग गई, तो चक्की को चलाने के लिए मुझे माल की आवश्यकता होगी, गेहूं की आवश्यकता होगी पीसने के लिए। तो गेहूं जब मैं खरीदूंगा, है ना, तो वो मेरी क्या होगी? कार्यशील पूंजी। मतलब अपना काम चलाने के लिए जो मैं अब माल खरीद रहा हूँ, उसे बोलते हैं कार्यशील पूंजी। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कच्चा माल मेरा होगा वो, ठीक। अगला है, चौथा है मानव पूंजी। अब देखिए मानव पूंजी क्या होता है? जब सब काम हो गया, अब चक्की लग गई, गेहूं आ गए, पिस गए, माल रेडी है। अब माल रेडी होने के बाद मुझे क्या करना है? आटा आटा मार्केट में सप्लाई करना है, बेचना है। तो बेचने के लिए क्या करूँगा? मैं खुद जाऊँगा और अपने माल के बारे में बताऊँगा। तो इस अपना मेंटल, मतलब जो मेंटली है, उसको प्रयोग करूँगा, ठीक है। ये लिख रहा है यहाँ पे, हाँ। बिक्री, स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए, ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। मतलब अपने बुद्धि की और ज्ञान की आवश्यकता होती है, जैसे आजकल मानव पूंजी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया मानव पूंजी क्या होता है? मानव पूंजी समझ में आ गई क्या होता है? हाँ। इन सब को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं उत्पादन के कारक। भूमि, श्रम, पूंजी और भूमि, श्रम और पूंजी, इनका बोलते हैं हम उत्पादन के कारक। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आता है पालमपुर में खेती। भाई पालमपुर में खेती कैसे होती है? अब देखिए ज़मीन जो है वो स्थिर है। स्थिर मतलब ज़मीन बढ़नी तो है नहीं, किसी के पास ज़्यादा हो जाएगी, किसी व्यक्ति के पास कम हो जाएगी। लेकिन गांव में जो ज़मीन है वो लिमिटेड है, ज़मीन कहीं बन के नहीं आएगी, ठीक है, ऐसा। तो पालमपुर में खेती उत्पादन एक मुख्य क्रिया आपको बताया गया। काम करने वाले काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। मतलब जो गांव के टोटल परिवार हैं, 450 परिवार में से 75% जो परिवार हैं, वो अपने जीवन यापन के लिए, जीवन सर्वाइवल के लिए जो निर्भर किस पे हैं? खेती पर निर्भर हैं। अब वो लोग या तो किसान होंगे जिनके खुद के खेत होंगे, या फिर ऐसे लोग होंगे जो मजदूर होंगे, ठीक है। ऐसे दो तरह के लोग हो सकते हैं। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। अब मैंने बताया तुम्हें, खेती में जितना क्षेत्र प्रयोग होता है वो सब स्थिर होता है, उससे ज़्यादा क्षेत्र बढ़ नहीं सकता, घट सकता है। किसी अन्य के पास चला जाए तो घट जाएगा, ऐसे मानिए, ठीक है। स्थिर मतलब घटे बढ़ेगा नहीं, ऐसे मानिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर होती है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या होती है? भूमि मापने की मानक इकाई क्या होती है? हेक्टेयर होती है। लेकिन आजकल लोग गुंठा से या फिर गुंठा से नापते हैं, बीघा में नापते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। आगे, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? और ज़मीन लिमिटेड है। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उस ज़मीन से फसल ज़्यादा उत्पादन कर दे?
देखते हैं। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। ठीक है, कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती, ऐसी भूमि बिल्कुल नहीं छोड़ी जाती कि खाली पड़ी हो। ठीक है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं? ज्वार बाजरा। और बरसात के मौसम में उगने वाली फसलों को हम खरीफ की फसलें कहते हैं। तो कोई पूछ सकता है खरीफ की फसलों के नाम बताइए, तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? ज्वार और बाजरा। खरीफ मतलब बरसात का मौसम। अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू खेती होती है। अक्टूबर दिसंबर में किसकी खेती होती है? आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी, सर्दी के मौसम क्या बोलते हैं? रबी। इसमें गेहूँ उगाया जाता है। सर्दी के मौसम में क्या उगाया जाता है? गेहूँ उगाया जाता है। तो ये तीन फसलें होती हैं, कौन कौन सी? ज्वार या बाजरा, ज्वार बाजरा और आलू और गेहूँ। ठीक है, तीन फसलें होती हैं। आगे है, पालमपुर में एक वर्ष में किसान तीन अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। सिंचाई अच्छी है, पानी सही टाइम पे मिल जाता है, इसलिए वहाँ लोग तीन तीन फसलें एक साल में पैदा कर पाते हैं। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी, उसका मुख्य प्रभाव पड़ा कि सिंचाई पद्धति ही बदल गई। आपने देखा कि जिस कारण से जल्दी बिजली आने से वहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था थी वो अच्छी हो गई, जिससे ये साल में तीन फसलें पैदा कर पा रहे हैं। अब एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उत्पादन करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली वो होती है कि किसी ज़मीन पर एक साल में एक से ज़्यादा जब फसलें उत्पादन की जाती हैं तो इसको हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए यहाँ फोटो बन रहा है, गेहूँ बाजरा गन्ना आलू, ये चार फसल, तीन चार फसलें यहाँ पे होती हैं, तीन फसलें साल में होती हैं। आगे है हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति आपने सेवेंथ में पढ़ा होगा, सिक्स में भी पढ़ा होगा, एट्थ में भी, और अभी आया नाइन्थ में भी। तो हरित क्रांति क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। हरित क्रांति मतलब, क्रांति का मतलब होता है बदलाव, किसी भी चीज़ में बदलाव लाना। हरित का मतलब होता है खेती से, तो खेती में जो बदलाव आते हैं उनको हम बोलते हैं हरित क्रांति। तो 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। अब 1960 के अंत में एक नया बीज आया जिससे ज़्यादा उत्पादन होता था, तो उस बीज का नाम था HYV। उसने लोगों को गेहूं और चावल की खेती करना सिखाया। ठीक है, कि आप इस ज़मीन से ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हुआ क्या कि ज़मीन के उसी टुकड़े में पहले से ज़्यादा फसल, पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा फसल उत्पादन होने लगी, पहले से ज़्यादा अनाज उत्पादन होने लगा। अधिक उपज के लिए अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के संयोजन से ही संभव थी। अब केवल इन बीजों की वजह से नहीं होगी ज़्यादा फसल, इनके अलावा तुम्हें अच्छे बीज के अलावा जो खाद है, रासायनिक खाद, उर्वरक और कीटनाशक दवाई, मतलब कीड़े मारने वाली दवाइयाँ, इन सब के जब मिलती हैं, खेतों में लगती हैं, तब अधिक फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, क्या भूमि ये सब धारण कर पाई, केमिकल वगैरह? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। आपको पता है भूमि कैसा संसाधन है? एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका अगर आप सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका आपको नुकसान भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, मतलब ज़मीन पर अब कम फसलें उत्पादन हो पा रही हैं। इसके अतिरिक्त नलकूप और सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मतलब जब आप देख रहे होंगे कि ज़मीनों में जो जल स्तर है वो भी कम हो गया, किस कारण से? ज़्यादा पानी, ज़्यादा सिंचाई में पानी बहाने की वजह से जल स्तर नीचे चला गया है। आगे है, पालमपुर में 450 परिवार, इतना आपको पता है, जिसमें से दलितों के कितने परिवार हैं? 150 परिवार दलितों के हैं, जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। मतलब 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। आगे है, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? तो मैंने क्या बताया था आपको, श्रम कौन सी नंबर का है? श्रम दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे ज़मीन, दूसरे नंबर पे श्रम। श्रम उत्पादन का दूसरा कारक, आवश्यक कारक है, क्योंकि श्रम के बिना आप अपने बिजनेस को या अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते।
छोटे किसान अपने परिवार के साथ खेतों में स्वयं काम करते हैं। अब जो छोटे किसान हैं वो क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ मिलते हैं और फसलों को काटना बोना सब काम खुद कर लेते हैं अपने परिवार के साथ मिलके। और जो बड़े किसान हैं या फिर बीच के किसान जो ना ज़्यादा गरीब हैं ना ज़्यादा अमीर हैं, ऐसे किसान क्या करते हैं, किराए पर मजदूरों को रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं। ठीक है, आगे है, खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनके पास खेती नहीं है ऐसे होते हैं, या फिर जिनके पास कम जमीन है ऐसे लोग खेतों में काम करवाते हैं। आगे है, किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं, मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। अब या तो उन्हें मजदूरी के रूप में नकद पैसा मिलेगा या फिर उनको उसकी जगह पे कोई भी फसल, मतलब जो फसल उस टाइम पे हो रही है उसको ये लोग दे देते हैं उतने रुपए के बदले। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि न्यूनतम वेतन कितना है 2019 के अनुसार। 300 रुपये प्रतिदिन लोगों को मिलता था। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम लोग, ये ज़रूरी नहीं है इतना, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है जो पढ़ाऊँगा आपको बताऊँगा। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। अब खेतों में तीसरी आवश्यकता क्या होती है, पूंजी। पूंजी कितनी तरह की है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। अब खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब आपको पता है भाई कि मेरे को अच्छी फसल करनी है, अच्छी पैदावार करनी है, तो नए नए बीज लाने हैं और नई नई कीटनाशक दवाइयाँ उपयोग करनी है, तो इनके लिए पहले से ज़्यादा पैसा भी चाहिए, है ना। तो यही कह रहा है कि अब किसानों को पहले की अपेक्षा पैसा भी ज़्यादा चाहिए, अधिक चाहिए। इस सभ्यता की कहानी है जिसको आप पढ़ें स्वयं अपनी बुक से। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, आगे है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। ऐसे काम खेती के अलावा जो पालमपुर में किए जाते हैं। केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। ऐसे केवल 25% लोग हैं जो खेती के अलावा अन्य काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो पहला काम क्या है, डेयरी। अब डेयरी काम, पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। अब डेयरी तो यहाँ पर होती है। डेयरी का काम क्या होता है, डेयरी का काम ये होता है कि दूध की डेयरी होती है, तो यहाँ पर लोग अपने दूध को लेकर जाते हैं और अपने दूध बेचते हैं। यहाँ लिख रहा है, दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहाँ से दूध दूर दराज के कस्बों, शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। मतलब ये कि शाहपुर के 2 व्यापारियों ने मिलकर क्या खोला, यहाँ पे डेयरी और प्लांट, दूध का प्लांट खोला है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से दूर दूर के शहरों और कस्बों के लिए दूध भेजा जाता है। ठीक है, आगे है, लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु स्तरीय विनिर्माण मतलब छोटे स्तर पर कोई भी काम विनिर्माण करना, फैक्ट्री वगैरह छोटे स्तर पर। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। कितने लोग, 50 से भी कम लोग। टोटल परिवार कितने हैं, 450 में से 50 से भी कम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों के प्रयोग होता है। अब यहाँ पे बहुत सारी सरल विधियों के उत्पादन से यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। ये जो कहानियाँ हैं, मिसिर अली कहानी है ना, करीम की कहानी, इनको आप पढ़ें क्योंकि इनसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है, पालमपुर में दुकानदार। पालमपुर में दुकानदार कैसे हैं। पालमपुर में वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। मतलब ऐसे देखिए, आपने अपने गांव में दुकान देखी है छोटी छोटी, जिन पर क्या होता है, ये शहर पास का कोई शहर या कस्बा होता है जहाँ से थोक में सामान लेकर आते हैं और आपको रिटेल में सामान बेचते हैं, एक एक सामान। ठीक है, ये होते हैं हमारे व्यापारी, दुकानदार। अब आता है, पालमपुर में परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र है, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ने वाला एक क्षेत्र कौन सा है, परिवहन। रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग जो परिवारों और सेवाओं में शामिल हैं। अब ये लोग हैं जो सड़कों पर चलते हैं, अपने परिवहन चलाते हैं,
पब्लिक कोई भी सवारी चलाते हैं, जैसे रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, है ना, बैलगाड़ी और अन्य कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं सड़कों पर। ये देखो किशोर की कहानी आप रीडिंग करेंगे यहाँ से अपने बुक से। इसके बाद चैप्टर की एंडिंग होती है और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं आप स्वयं से करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम आपको अगले किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर, कौन सी चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।